हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मैं हूं गणेश और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास का ये सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। इसके पहले पार्ट में हमने देखा था कि वो कौन कौन से प्राचीन साक्ष्य हैं जहां से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के 4 महत्वपूर्ण स्रोत हैं और उन 4 महत्वपूर्ण स्रोतों में से 2 स्रोतों की चर्चा हमने पिछली वीडियो में करी थी और आज बाकी के 2 स्रोतों की चर्चा हम करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आगे का पार्ट इसको हम देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए या उसको जानने के 4 प्रमुख स्रोत हैं। कौन कौन से हैं? धार्मिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत, विदेशियों के विवरण और पुरातात्विक स्रोत। जिसमें से हमने धार्मिक स्रोत और ऐतिहासिक स्रोत जो है पिछले वीडियो में कवर किया था। आज हम करने वाले हैं विदेशियों के विवरण और पुरातात्विक स्रोत। तो चलिए हम इसको देखते हैं। गैस, अगर हम बात करें विदेशियों के विवरण की तो इसका मतलब है कि प्राचीन काल में हमारे भारत में जो है अलग अलग देशों से अलग अलग कई सारे यात्री आए और उन यात्रियों ने अपने यात्रा के दौरान कुछ चीज़ें लिखी जिसको यात्रा वृत्तांत के नाम से जाना जाता है। और वही यात्रा वृत्तांत भारतीय इतिहास के बारे में आज हमें जानकारी प्रदान कर रही है। तो उन्हीं स्रोतों के माध्यम से, उन्हीं यात्रा वृत्तांतों के द्वारा हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती है। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे यात्री रहे हैं जिन्होंने भारत की यात्रा करी, जिनकी यात्रा वृत्तांतों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इनमें से अगर हम देखें तो इनको अगर हम डिवाइड करें तो 4 क्षेत्रों में, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है। विदेशियों के विवरण, यानी कि भारत में जो विदेशी आए थे वो 4 अलग अलग देशों से आए थे। यूनानी, रोमन, चीनी और अरबी। इनको हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखा है, इस टेबल को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है देश, यानी कि वो यात्री जो जिस देश से संबंधित थे। यहाँ पर लिखा हुआ है नाम, यानी कि उनका नाम क्या था। और यहाँ लिखा हुआ है रचनाएं, यानी कि उनके द्वारा कौन सी रचना या कौन से यात्रा वृत्तांत लिखा गया था या कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। और ये है शासक, मतलब कि वो किस शासक के दरबार में आए थे या किस शासक के शासन काल में वो भारत में आए थे। और यहाँ पर है ये दूत, यानी कि वो जो यात्री आए थे वो किसी के दूत थे, किसके दूत बनकर वो आए थे। ठीक है, तो इसी के अंडर में आज हम इसको समझने वाले हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले यूनानी यात्रियों की, तो यूनानी यात्रियों में 4-5 यात्री जो रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आपको पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले यात्री जो है हेरोडोटस, इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। कौन सी? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखने के कारण ही हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को। और ये किसके शासन काल में आए थे ये वर्णित नहीं है, और ये दूत किसके थे ये भी हमें जानकारी नहीं है। दूसरे जो यूनानी विचारक थे, यूनानी जो यात्री थे, उनका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, जिनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है इंडिका। और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है। वो किसकी है? मेगास्थनीज की। और ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और ये दूत जो थे सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। यहाँ से क्वेश्चन जो है किस टाइप से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, पहले एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो यूनानी विचारक हम कर रहे हैं हेरोडोटस, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक रचना लिखी थी और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। मेगास्थनीज दूसरे यूनानी यात्री थे जिन्होंने इंडिका नामक रचना लिखी थी और ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इनकी जो इंडिका है, इस इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां जो है यहाँ से मिलती है। और ये किसके राजदूत थे? तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। आगे हम बात करते हैं डाइमेकस। डाइमेकस, इनकी रचना जो है ये नहीं पता, लेकिन हाँ, ये बिंदुसार के शासन काल में आए थे। किसके? बिंदुसार के शासन काल में। और बिंदुसार के शासन के दौरान वहाँ की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी स्थितियाँ थी उसका वर्णन उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में किया।
और ये राजदूत किसके थे? तो एंटियोकस के राजदूत थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डायनोसियस। डायनोसियस जो है ये आए थे अशोक के दरबार में। किसके? अशोक के दरबार में। और ये टॉलमी के राजदूत थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर एक टॉलमी नामक व्यक्ति हैं। टॉलमी जो थे उन्होंने, इनकी जो एक प्रसिद्ध रचना है भारत का भूगोल, इस भारत के भूगोल में उन्होंने भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन, व्यापक वर्णन किया था। और वहाँ से हमें भारतीय भौगोलिक स्थिति के बारे में, प्राचीन भौगोलिक स्थिति के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती है। यहाँ शासक नहीं है और ना ही ये किसी के दूत थे। एक और जो है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, यानी कि इसमें भारत और लाल सागर के बीच में जो व्यापार होता था उस व्यापार के बारे में वर्णन किया गया इस बुक में। लेकिन इस बुक के रचयिता कौन है, इसका लेखक कौन है, ये अभी तक ज्ञात नहीं है। ठीक है, यहाँ से अब क्वेश्चंस किस टाइप्स के आता है, तो क्वेश्चन आप देखिएगा, ये जो है मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया, किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर के। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने। डायमेकस किसके शासनकाल में आए थे? तो बिंदुसार के शासनकाल में। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ से पूछा जाता है। तो ये तो था यूनानी। आप इसको जो है आराम से याद कर सकते हैं। जो हेरोडोटस है, उन्होंने हिस्टोरिका, जो इतिहास के पिता उनको कहा जाता है। मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी उसमें दी थी। ठीक है, तो इसको देखने के बाद हम आगे आते हैं रोमन जो है। अगर हम रोमन यात्रियों की बात करें तो उसमें एक जो है उनका नाम है प्लिनी। इनकी पुस्तक थी नेचुरल हिस्ट्री। क्या नाम था? नेचुरल हिस्ट्री। और इसमें इन्होंने वहाँ की, भारत की जो प्रकृति थी, भारत की जो भौगोलिक स्थिति थी, उसका व्यापक वर्णन किया था। ठीक है, तो यूनानी में हमें 5 याद रखने हैं, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डायमेकस, डायनोसियस और टॉलमी। रोमन में एक है जिनका नाम है प्लिनी, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। आगे हम बात करते हैं चीनी कौन कौन से लेखक आए थे। तो मैं यहाँ पर ये वाला मिटा देता हूँ जरा सा पार्ट। तो चलिए हम बात करते हैं अब चीनी यात्रियों के बारे में कि वो कौन कौन से चीनी यात्री थे जिनके लेखों के माध्यम से जो है हमें जानकारी मिलती है। तो अगर हम बात करें चीनी यात्रियों की, तो चीनी यात्रियों में 2 महत्वपूर्ण चीनी यात्री रहे हैं जिनके रचनाओं से जो है हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। सबसे पहले जो थे वो हैं हेनसोंग। हेनसोंग, इनकी जो रचना थी सी यू की, कौन सी रचना थी? सी यू की। और यहाँ पर जो है हेनसोंग ने हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान की। तो चीन के एक यात्री थे जिनका नाम था हेनसोंग, उनकी रचना का क्या नाम था? सी यू की। और किसके शासनकाल में आए थे? तो हर्षवर्धन के काल में। यहाँ पर ह, यहाँ पर ह। ठीक है, नेक्स्ट जो चीनी यात्री थे उनका नाम था फाहियान। फाहियान, और इनकी जो रचना थी वो था फू को की। और ये फूको की रचना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और ये जो आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, ये कब आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो यहाँ से हमने देखा 2 चीनी यात्री जिनकी यात्रा वृत्तांतों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। पहले चीनी यात्री जिनका नाम है हेनसोंग, ये कब आए थे? ये आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में, और ये भारत में लगभग 14 सालों तक रहे थे। इसके अलावा अगर हम फाहियान की बात करें तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, और ये भी जो है लगभग 14 या 15 सालों तक भारत में रहे थे। हेनसोंग जो थे ये आए थे करीब 1629 में, और ये गए थे 1645 के आसपास में।
यानी कि 15-16 साल के आसपास ये लगभग भारत में रहे थे। और इन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में विस्तृत जानकारी जो है अपने अभिलेखों में, अपने ग्रंथों में जो है वो दी है। ठीक है, इसके अलावा अब हम देखते हैं अरबी लेखकों, अरबी यात्रियों के बारे में कि वो कौन कौन से अरबी यात्री थे जिनकी यात्रा वृत्तांतों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती है। तो इसमें दो जो है बहुत महत्वपूर्ण है। एक है अल-बिरूनी, क्या नाम है, अल-बिरूनी। इनकी रचना जो है वो है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। अरबी हम यात्रियों की बात कर रहे हैं। अरबी यात्रियों में अल-बिरूनी जो हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्री हैं जिनकी जो रचना है किताब उल हिंद, और ये आए थे महमूद गजनबी के शासनकाल में। महमूद गजनबी, ये महमूद गजनबी के साथ ही भारत आए थे और भारत आकर इन्होंने किताब उल हिंद की रचना की, जिससे हमें प्राचीन भारतीय या फिर महमूद गजनबी के शासनकाल के बारे में जानकारियाँ मिलती है। इसके अलावा एक और थे जिनका नाम है इब्न बतूता, इब्न बतूता। इनकी जो बहुत ही फेमस रचना है वो है रहला, और इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद दिख रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे, यानी कि 1333 में। 1333 में ये भारत आए और मोहम्मद बिन तुगलक इनकी इब्न बतूता की विद्वता से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि इनको मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में काजी के तौर पर नियुक्त कर लिया। किस पद पर? काजी के पद पर। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं? तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सी यू की नामक रचना किसकी है? तो सी यू की नामक रचना किसकी है? हेनसोंग की। हेनसोंग किसके शासनकाल में आया था? तो हेनसोंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। फाहियान किसकी रचना है? फाहियान की रचना, प्रमुख रचना कौन सी है? तो फूको की। और ये किसके शासनकाल में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आए थे। तो इस तरीके से आप यहाँ से देखेंगे कि जो विदेशी यात्रियों से जो विवरण है उनसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। हमने देखा यूनानियों के बारे में, अरबों के बारे में, चीनियों के बारे में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। एक और जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको अन्य में डाल लेना है आप, जिनका नाम है, क्या नाम था इनका? अंगियूर और तंगियूर नामक रचना लिखी थी, अंगियूर और तंगियूर। इनका जो नाम है तारानाथ, तारानाथ। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण यात्री हैं जिनका नाम तारानाथ था। इन्होंने अंगियूर और तंगियूर, कंगियूर या तंगियूर नामक रचना जो है इन्होंने लिखी थी, जिससे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा कि विदेशियों के विवरण से क्या क्या हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद में आते हैं हमारा चौथा जो स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। अगर हम प्राचीन पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो खुदाई के दौरान जितनी भी चीज़ें ज़मीन के अंदर से मिली है उनको हम पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानते हैं। और पुरातात्विक स्रोत जो है मुख्य रूप से दो देखने को मिलता है, एक अभिलेख के रूप में और दूसरा सिक्के के रूप में। और मिट्टी के बर्तन वगैरह भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम यहाँ दो की चर्चा करेंगे, अभिलेख और सिक्के। अगर हम बात करें भारत में पुरातत्व शास्त्र का, तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक या पिता जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अभिलेखों का अध्ययन जो है इपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? इपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। ठीक है, तो अभिलेख जो है कौन कौन से ऐसे अभिलेख रहे हैं जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो यहाँ से एक है हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, यहाँ से हमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है।
क्या मिलता है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र, भारतवर्ष का जिक्र। अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष की चर्चा किस अभिलेख में की गई है, तो वो है हाथी गुम्फा में। दूसरा है एरण अभिलेख। एरण अभिलेख से क्या पता चलता है? एरण अभिलेख के माध्यम से हमें सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है। किसका? सती प्रथा का लिखित साक्ष्य जो है वो एरण अभिलेख से मिलता है। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख से हमें रेशम बुनकरों की श्रेणियों के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? रेशम बुनकरों की श्रेणियों के बारे में। इसके बाद में जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ जो अभिलेख है ये रुद्रदामन के द्वारा बनाया गया अभिलेख है और ये संस्कृत का सबसे प्राचीनतम, क्या है? संस्कृत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। संस्कृत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? तो जूनागढ़ का अभिलेख। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बुर्जहोम जो कश्मीर में जो मिला है वो नवपाषाण काल के समय के बारे में हमें जानकारियां प्रदान करता है। तो बुर्जहोम जहां से हमें गर्त होम यानी कि गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं, वहां से भी हमें जानकारियां प्राप्त होती है। इसके बाद में अगर हम बात करें सिक्कों की, तो सिक्के जो हैं प्राचीन काल के जितने भी सिक्के थे उन सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्कों के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। ठीक है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो चलाए गए थे वो कुषाण राजाओं ने चलाया था। किसने? कुषाण शासकों ने। कुषाण शासक। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाण शासकों ने। सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाया था। किसने? गुप्त शासक। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ से चाहे अभिलेख हो या सिक्के हों, इनके माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुप्त शासक के दौरान जो सबसे ज़्यादा सिक्के चलाए गए थे, तो सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुप्त शासन काल में सोने के सिक्कों को दिनार और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूपक। सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रूपक के नाम से जाना जाता था। किसके शासनकाल में? गुप्त शासनकाल में। गुप्त शासकों द्वारा सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए। इसके अलावा एक ऐसा भी शासक था जिसने शीशे के सिक्के चलाए थे। किसके? शीशा के यानी कि कांच के सिक्के। तो ये कौन था? तो ये सातवाहन राजा थे। सातवाहन राजाओं ने जो है शीशे के सिक्के चलाए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से पूछे जाते हैं? तो यहाँ से क्वेश्चंस मैं बताता हूँ आपको कैसे आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम जिक्र किस अभिलेख में किया गया था? तो वो है हाथी गुम्फा अभिलेख में। सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के किस शासक द्वारा चलाए गए? तो वो चलाए गए थे गुप्त शासकों द्वारा। गुप्त शासन काल में सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? तो वो दिनार नाम से जाना जाता था। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि ये जो यहाँ से ऐतिहासिक स्रोत हैं वहाँ से एक एक पॉइंट जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको मैं बताऊं। और आई थिंक मेरा प्रयास जो है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।